ओके। गुड इवनिंग बच्चों। ये नोट्स अपलोड नहीं हुए क्या बच्चों के? तो कब होंगे ये? बच्चों को तो बताना होगा। गुड इवनिंग बच्चों। लेक्चर जो नहीं आए अभी कंफर्म करते हैं कब आ जाएंगे, है ना? कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है? ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आगे आपके डाउट ले लेते हैं, है ना? वो उस दिन वाले, ठीक है? चलो आ जाओ। हाँ बच्चों, जय श्री राम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सब कुछ। क्लास आ जाओ, आ जाओ, आ जाएंगे बच्चे। वो कुछ इशू होगा बैक एंड में, इसलिए है। उबैद आवाज आ रही होगी अब? ओके, चलिए आ जाइए। टेस्ट का पीडीएफ बच्चे कंफर्म करके बता दूंगा मैं, है ना? अगले दिन बता देंगे इसको, ठीक है? ओके, चलिए। ओके, आप अपने डाउट लाइए पहले, चलिए निकालिए। ए हिटलर क्या नाम रखा है तूने? हिटलर और भाई हो, इधर ध्यान दो। चलो, सवाल जो है, पहला सवाल बच्चे, चलिए आइए। पहला सवाल ये था, सवाल देख ले। हाँ, होमवर्क देवांश, वही होमवर्क की बात कर रहा हूं, इसके बाद पढ़ाऊंगा, नहीं रह जाता है अंत में, है ना? चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, देखो, एक सवाल ये था कि 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए है, राइट? सवाल पर देख ले बच्चों, अभी ध्यान देना, होमवर्क वाला है ना, होमवर्क का आंसर 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए था, 25% एडेनिन है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की गिनती निकालनी है। हाँ, वो 3/4 वाला भी बता दूंगा, 3/5 वाला, रुक जाओ, बिल्कुल बताता हूं, आ जाओ। पहला ये है, 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए है, और फॉर्मूला मैंने टोटल बेस पेयर का उस दिन दिया था, लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन 0.34 नैनोमीटर, यही था। तो लेंथ कितना है? 68 नैनोमीटर अपॉन 0.34 नैनोमीटर, तो कितना हो गया ये? डिवाइड कर लो भाई, 200 बेस पेयर आ गए, सही है? और 200 बेस पेयर आ गए, हाँ बिल्कुल 500। जिनका आंसर 250 आ रहा है उनको मैं बताता हूं उनसे गलती क्या हुई है। 500 आ रहा है, बिल्कुल सही है। जिनका 250 आ रहा है उसके पहले भी बता दूंगा, चिंता ना करो। जिनका 250 आ रहा है उनसे गलती क्या हुई है, उन्होंने क्या किया है, बेस पेयर को बेस में नहीं बदला है। आगे बच्चों, इस बेस पेयर को बेस में तो बदलो। एक बेस पेयर मतलब 2 बेस, तो 200 बेस पेयर मतलब 400 बेस, और इसका 25% एडेनिन है। क्या बोला? 400 का 25% एडेनिन है, तो 400 का 25% कितना हुआ? 100। तो 100 एडेनिन हो गए बच्चों, और याद है जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, सही है? अच्छा, तो 100 एडेनिन 100 थाइमीन, कितने हो गए? 200। 400 में से 200 तो ए और टी ले गए, बचा 200। 200 में से आधा जी आधा सी, 100 तो 100 जी हो जाएंगे और 100 सी हो जाएंगे, यही है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड गिनना है ना, तो आ जाओ। 100 ए 100 टी आपस में, 100 ए और 100 टी आपस में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और 100 जी 100 सी आपस में 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है? तो भाई दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटू 100, और इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है इंटू 100, कितने हो गए? 200 और 300, कितने हो गए बच्चों? 500 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए, सही है? ये पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है? अगले सवाल का जवाब देखें, आ जाओ, अगली ही स्लाइड में देखेंगे। अगली स्लाइड में देखते हैं, दिया था मैंने 1 स्ट्रैंड
ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एजी बाई टीसी, नहीं एजी बाई टीसी दिया था ना, एजी बाई टीसी कितना है 5/3 है ना, 5/3, 5/3। तो दूसरे स्ट्रैंड का बताना था, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके बात करता हूं, ठीक है राहुल, देखना अभी, हाँ ये फर्स्ट नहीं सेकंड है भाई, ठीक है चलो। एक स्ट्रैंड का दिया है, दूसरे का निकालना है, तो मेरी बात क्लियर कट सुनो, क्लियर कट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। कोर मतलब सेंट्रल पार्ट, कोर ऑफ हिस्टोन, हाँ बिल्कुल 3/5 दिया है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों है। देखो मान लो बच्चों, एक डीएनए स्ट्रैंड में AGTC है, राइट, और दूसरे स्ट्रैंड में ए के सामने टी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, ए के सामने टी, राइट। अब चलो पहले स्ट्रैंड का AG/TC निकालो, पहले स्ट्रैंड का निकालो, देखो तो जरा कितने ए और जी है बच्चों, कितने ए और जी हैं, देखो जरा 1 2 3, दूसरे स्ट्रैंड टी और सी कितने हैं 2, 3/2, यही है। चलो दूसरे स्ट्रैंड का निकालते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी नहीं बनाया बच्चे, बना लेंगे, चिंता ना करो, अभी तो सिर्फ इंस्टा वो सब है। चलो अच्छा इधर आ जाओ, अब दूसरे का निकालो ना, चलो AG/TC, तो चलो AG ढूंढे, कितने हैं 1 और 2, बस 2 ही तो है, और टी और सी कितने हैं 3, देख लो एक स्ट्रैंड का अगर 3/2 है तो दूसरे का 2/3 है, रेसिप्रोकल ही तो होगा भाई, तो सेम है, एक स्ट्रैंड का 5/3 है, तो सेकंड स्ट्रैंड में AG/TC जो है वो कितना हो जाएगा 3/5, रेसिप्रोकल होगा। मान लो किसी स्ट्रैंड, मान लो दिया डीएनए के एक स्ट्रैंड में 0.74 है, डीएनए के एक स्ट्रैंड में 0.74 है, तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, तो 1/0.74 कर देंगे, समझ रहे हो, हेलो हेलो, क्लियर है। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड वायरस। MKG सर बायो डाल देना अनामिका, है ना, मिल जाएगी आईडी, नाम पर ही है सब कुछ। अच्छा ठीक है, अब बात आई ये उबैद बोल रहा है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, भाई 4 RNA के 4 DNA के 8 हो जाएंगे, लेकिन वायरस में या तो DNA होता है बच्चों या तो RNA होता है, तो वहां 4 ही होगा, ठीक है उबैद, क्या ये सवाल ओके है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब वो हाँ बता दो, मुझे याद है भाई डीएनए रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है याद है, ये क्लियर है, चलो आ जाओ डीएनए रेप्लिकेशन, आगे डाउट ही क्लियर करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन था बच्चों 4th जनरेशन में हैवी हाइब्रिड लाइट कितना बनेगा, है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ई कोलाई विथ क्या, हैवी डीएनए प्लेस्ड इन N14 मीडियम। अरे वही मेसल्सन स्टाइल वाला एक्सपेरिमेंट से याद करो ना, वही तो आंसर होगा। 4 जनरेशन में 16 हो जाएंगे डीएनए, 4 जनरेशन में 16 डीएनए। अब 16 में से याद करो 2 हाइब्रिड होंगे, बाकी जैसा मीडियम बोला नहीं था क्या, 2 हाइब्रिड होंगे और बाकी जैसा मीडियम, बिल्कुल इशिता। तो हैवी तो 0 है, हाइब्रिड कितने होंगे 2 आउट ऑफ 16, अब बाकी मीडियम है लाइट, तो लाइट होगा 14 आउट ऑफ 16, हैवी तो होगा ही नहीं। मॉड्यूल डिस्कशन नहीं, वो तो चैप्टर के अंत में बच्चे, वो होमवर्क दिया था ना एक दिन पहले, वो चल रहा है। अच्छा दूसरा ई कोलाई विथ उल्टा, मतलब ई कोलाई विथ लाइट डीएनए वाला ई कोलाई प्लेस कर दिया जाए इन N15 मीडियम। तो याद करो ना, मैंने बोला तो था क्या कि जैसा मीडियम सारे वैसे ही होंगे, बस 2 हाइब्रिड होंगे। तो क्या क्या आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या क्या आएगा, देखो भाई 2 तो हाइब्रिड होंगे 2 हाइब्रिड होंगे 2 आउट ऑफ 16, बाकी जैसा मीडियम N15 है,
तो हैवी वाले हो जाएंगे 14 आउट ऑफ 16। सही है बच्चों? ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस होंगे बच्चों टेस्ट के बाद, है ना, वो कर लेना, या फिर उसमें डाल दो, ग्रुप में डाल दो, डाउट सेक्शन में वो आ जाएगा जवाब उसका, है ना। हाँ शाहीन, तेरा भी डाउट दिख रहा है, हाँ लाइट 0 होगा यहां पर। बस बच्चों तीसरा बचा है, देखो तीसरा बचा है, तीसरा ये बचा है, अगर थोड़ा समझना, कॉन्सेप्ट बिगड़ने वाला है। इकोलाई विथ हाइब्रिड डीएनए प्लेस्ड इन N15 मीडियम, यही था ना तीसरा पार्ट, मुझे याद है क्वेश्चन यही दिया था। कलर चेंज कर दूं, अच्छा नहीं लग रहा है? ठीक है चेंज कर देता हूं, बस ये सवाल कर ले फिर कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, देखो भाई, अच्छा चल ये ले, हटा दिया, तेरी इच्छा। देख, इकोलाई विथ हाइब्रिड डीएनए, हाँ बिल्कुल दीपिका सही बोल रही है, बिल्कुल साहिन, इमरान बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। देखो बच्चों, अगर मैं हैवी डीएनए से शुरू करूं या लाइट से शुरू करूं, ठीक है, अब कितने भी जनरेशन पूछा जाए हाइब्रिड 2 आएंगे। हैवी या लाइट से शुरू करता हूं तो हाइब्रिड 2 आएंगे, बाकी जैसा मीडियम। क्लियर? बात रही हाइब्रिड से शुरू किया जाए बच्चे, तो फिर देखो ना, थोड़ा सॉल्व कर देता हूं बच्चों। अगर हाइब्रिड है इसका मतलब यह हुआ एक स्ट्रैंड N14 है और एक स्ट्रैंड N15 है, यही है। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, 1 से 2 होगा, तो N14 वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, N15 वाला अलग हो गया, लेकिन अब नया क्या लगेगा? N15। तो भाई N15 तो ये तो हैवी हो गया ना, हाइब्रिड तो एक ही बचा N15। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर हैवी डीएनए से शुरू करोगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो फटाफट। हैवी से शुरू करेंगे, हाइब्रिड से शुरू करेंगे, हाइब्रिड आएंगे 2, बाकी जैसा मीडियम। लेकिन अगर हाइब्रिड से शुरू किया तो हाइब्रिड बच्चों केवल एक ही आएगा, बाकी जैसा मीडियम। मीडियम हैवी वाला है, बिल्कुल सब सही जवाब दे रहे हैं। तो हाइब्रिड से शुरू करोगे तो हाइब्रिड सिर्फ एक आएगा, और बाकी जैसा मीडियम। मीडियम है हैवी वाला, तो 15 आएंगे हैवी। ऑल ओके? ठीक है शिव प्रताप सिंह, अब ये कलर यूज किया, ठीक है, बिल्कुल सृजन बिल्कुल सही। अरे सबका नाम ले रहा हूं, अमित काय को टेंशन ले रहा है? अच्छा चलिए, तो होमवर्क कर रहे थे, हो गया, टेंशन ना लिया करो। अब बारी आती है बच्चों, अब बारी आती है आज के टॉपिक की। तो हम पढ़ रहे थे आरएनए, अमन तेरा क्या मैसेज है भाई? इधर देखो, अभी देख आदित्य, मैंने बोला था कि जो लूप हैं उनमें एबनॉर्मल बेसिस बस नहीं है, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों है, ठीक है? हां, अब चलिए आज का टॉपिक। विक्रम चलो आ जाओ। देखो भाई, अब पढ़ते हैं एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। तीसरा बचा था ना मैसेंजर आरएनए, कर लेते हैं इसको। याद है आरआरएनए मैंने बोला था 80%, टीआरएनए बोला था 10 से 15%, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए सबसे कम 1 to 5% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए, 1 to 5% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए, सही है। और सुनिए, सबसे कम है ना ये, तो बोलूं लीस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट स्टेबल आरएनए। लीस्ट अबंडेंट है और लीस्ट स्टेबल है। ओ भाई, ये सिंगल स्ट्रैंडेड और सीधा है, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस मिलेगा और काट डालेगा इसको, सही है। इसीलिए सबसे कम स्टेबल होगा, लीस्ट अबंडेंट लीस्ट स्टेबल आरएनए। और सुनो बच्चों, इट एक्ट एज टेम्पलेट, ये प्रोटीन इसी से बनता है ना, प्रोटीन इसी को देख के बनता है, तो बोलूं इट एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए
सो ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट आरएनए। इसीलिए बच्चे से क्या बोलते हैं? टेम्पलेट आरएनए कहते हैं। सही है? अच्छा, अरे देखो तो, अरे डीएनए से बनता है एमआरएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। मेरी बात ध्यान से सुनना, डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो देखो जरा, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, एमआरएनए किसको देख के बन रहा है? डीएनए। तो एमआरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन करता है? डीएनए। एमआरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन करता है? डीएनए। लेकिन प्रोटीन किसको देख के बन रहा है? एमआरएनए को देखकर। प्रोटीन किसको देखकर बन रहा है? एमआरएनए को देखकर। प्रोटीन किसको देखकर बन रहा है? एमआरएनए को देखकर। तो ठीक तो है, प्रोटीन एमआरएनए को देखकर बन रहा है, इसका मतलब प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट का काम कौन कर रहा है? एमआरएनए। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट आरएनए। सही है बच्चों? बस एमआरएनए इतना ही है, एमआरएनए में अभी इतना ही है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा गौर करिएगा। मैं यहां पर कुछ चीजों के ऑर्डर लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ। पहला एबंडेंस और स्टेबिलिटी, एबंडेंस और स्टेबिलिटी, इन दोनों का सीक्वेंस लिख रहा हूं। आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको याद है सबसे ज्यादा आरआरएनए है 80%, उससे कम टीआरएनए 10 से 15%, और सबसे कम है एमआरएनए, सबसे कम है एमआरएनए। तो एमआरएनए सबसे कम है। स्टेबिलिटी में याद है मैंने आरआरएनए को बोला था मोस्ट स्टेबल, और अभी अभी एमआरएनए को बोला है लीस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी और एबंडेंस दोनों का सेम ऑर्डर है, स्टेबिलिटी और एबंडेंस का एक ही ऑर्डर है। सही है? अच्छा, अब बात आई बच्चों साइज या मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर, साइज या मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर। तो इसके ऑर्डर में ना बच्चों मैं डीएनए भी जोड़ दे रहा हूं। सबसे भारी कौन है? डीएनए, उससे कम एमआरएनए, उससे कम आरआरएनए। याद है पिछली क्लास में मैंने टीआरएनए को बोला था स्मॉलेस्ट आरएनए, तो सबसे छोटे साइज का कौन है? टीआरएनए। ठीक है, तो ये हो गया, ये ऑर्डर बता दिए। हां भाई, जो शुरुआत में जिन लोगों ने पढ़ा था वो बीडीएनए ही पढ़ा था। और टीआरएनए में क्या याद रखना है? अरे यही तो कि टीआरएनए के 3' एंड पर एमिनो एसिड लोड होता है ना, एस्टर बॉन्ड से। टी साई सी लूप का काम क्या है? टीआरएनए को बड़े राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ाना। एंटीकोडॉन लूप का काम क्या है? टीआरएनए को एमआरएनए से जुड़वाना बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। और डीएचयू लूप का वो एंजाइम थी ना, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, उसको पहचानना और जुड़वा लेना। सही है? अच्छा, टेस्ट में कहां तक आएगा? सभी कोई सुन लो, अलर्ट हो जाओ। टेस्ट सिलेबस यहां तक है, शुरुआत से लेकर यहां तक खत्म टेस्ट सिलेबस। अब जो पढ़ोगे वो अगले टेस्ट में आएगा। ठीक? रेडी? ओके। तो बच्चों ये हो गया एमआरएनए। अब क्या पढ़ें? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन भी आएगा, चिंता ना करो। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड, फिर ट्रांसलेशन। तो आ जाइए बच्चों, आज के लिए आज का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से बनता है आरएनए। अरे कौन सा आरएनए? बोल डालो कमेंट में, देखो जरा क्या बताते हो। ऑर्डर याद करना इंपॉर्टेंट है। डीएनए से क्या बनना? कौन सा आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से? फटाफट बोलो। टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म कर देंगे। अरे इधर उधर की बातें ना करो, अभी सवाल जो बोल रहा हूं वो। डीएनए से कौन सा आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है? फास्ट कमेंट करो। एमआरएनए, 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 एमआरएनए। एक ने सही आंसर दिया है। सभी तरह का आरएनए, कोई भी आरएनए बने बच्चों, एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए, हर तरह का आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। पता है एनसीईआरटी ने क्या बोला है? कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। सही है? ओके। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और सुनिए, आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका नाम बोलूं पूरा, डीएनए से क्या बनाता है ये? आरएनए। तो इसका पूरा नाम क्या बोला जाए? बोल डालो। डीएनए से बनाता है आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यही सिंथेसाइज करेगा क्या? आरएनए। किस डायरेक्शन में? 5 से 3। याद रखना बच्चों, कुछ भी बने सब 5 से 3 बनता है। सही है? 5 से 3 बनता है। अब थोड़ा सा आगे देख लो। हां, बिल्कुल सही बता रहे थे आप। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या बताने वाला हूं। अब जो बताने वाला हूं उसको अगले पेज में दिखाता हूं, ठीक है ना? आ जाओ बच्चों। मान लो एक डीएनए है, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं, थोड़ा उधर बनाते हैं ताकि सबको दिखे। देखो, मान लो ये डीएनए है, इतना डीएनए खुल चुका है और इतना डीएनए अभी भी कॉइल्ड है। मान लो ये स्ट्रैंड जो है ये वाला 5 से 3 है, ये स्ट्रैंड 3 से 5 है, इतना डीएनए अभी भी कॉइल्ड है। मान लो इस डीएनए में यहां टी है, यहां ए है, यहां सी है, यहां जी है, यहां सी है, यहां जी है, यहां सी है, यहां टी है, यहां सी है। तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। टी का ए होगा, ए का टी होगा, सी का जी होगा, जी का सी, सी का जी, जी का सी, सी का जी, टी का ए, सी का जी। अरे डीएनए के 2 स्ट्रैंड बना दिए। अब देखो बच्चों, डीएनए केवल 5 से 3 बन सकता है बच्चों, तो कौन से स्ट्रैंड से बनेगा? अरे भाई, जो स्ट्रैंड 3 से 5 है उसी के ऊपर तो 5 से 3 आरएनए बन पाएगा ना। टी के सामने ए के सामने, एक सेकंड, ए के सामने यू, एक सेकंड, देखो टी के सामने क्या लगेगा? ए के सामने यू, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, जी, सी के सामने जी। लो बन गया 5 से 3 आरएनए। बनेगा तो 5 से 3 ही भाई। ठीक है प्रियांशु, इधर ध्यान दे ले, मैं क्या बोल रहा हूं। डीएनए 3 से 5 है, तो जो स्ट्रैंड 3 से 5 है उसी के सामने 5 से 3 बन सकता है। अच्छा, आरएनए बनेगा ना, कैसे बनेगा वो तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर देखोगे भाई। अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा हूं मैं आरएनए। डीएनए बनाते समय डीएनए रेप्लिकेशन जब होता था तो इट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर बेस है, बस एक अंतर है। क्या? डीएनए बनाते समय ए के सामने टी लगता था, यहां ए के सामने यू लगता है, बस। ठीक। दूसरी बात बच्चे, ऊपर वाले स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, 5 के सामने 3 है और 3 से 5 आरएनए नहीं बन सकता। 5 के सामने 3 है और 3 से 5 तो आरएनए बन ही नहीं सकता। तो डीएनए से आरएनए केवल एक ही स्ट्रैंड से बनेगा। इसीलिए इस स्ट्रैंड को कहेंगे बच्चों, ध्यान देना, बिल्कुल अलग बात चलेगी। इसे कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा उसे उल्टा बोलो, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलोगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं भाई, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, आ जाओ। टेम्पलेट स्ट्रैंड को कैसे डिफाइन करूं? डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच, डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे आरएनए बनाया जाता है। और बोलूं
कि ये ऑलवेज रीड करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा रीड करेगा बच्चों। क्या यहां लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है इशिता, ठीक है? थोड़ा सा और बताऊंगा ना, चिंता ना करो, अभी 5 से 3 नहीं बन सकता, सब बताऊंगा पीयूष, इंतजार करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा क्या रीड करेगा? 3 से 5, क्योंकि जो स्ट्रैंड 3 से 5 है उसी के ऊपर 5 से 3 आरएनए बन सकता है। तो इट ऑलवेज रीड 3' to 5' डायरेक्शन। 3 से 5 पढ़ा जाएगा। क्यों? 3 से 1 सेकंड, 3 से 5 पढ़ा जाएगा। क्यों? एज आरएनए सिंथेसिस ऑलवेज अकर, आरएनए सिंथेसिस हमेशा होगा 5 से 3 डायरेक्शन में। आरएनए सिंथेसिस हमेशा होगा 5 से 3 डायरेक्शन में। यह है मामला, ठीक है भाई? किससे खुलेगा डीएनए वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना? अभी आप फोकस करें। पता है नीट में एक सवाल आया था 2013 के आसपास। सवाल क्या था देखो तो, क्वेश्चन आया था एक टेबल के फॉर्म में था, ठीक है? एक टेबल में एक तरफ लिखा था डायरेक्शन ऑफ रीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, डायरेक्शन किसको पढ़ने का? टेम्पलेट पढ़ने का, ठीक है? और एक तरफ था डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तो ऑप्शन थे यहां, तो जो ऑप्शन था 3 से 5 और इधर 5 से 3, ये आंसर गया था। क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में पढ़ी जा रही है? 3 से 5। आरएनए किस पर, उस पर कैसे बन रहा है? 5 से 3। तो ये नीट में आया हुआ सवाल था, ठीक है? हाँ, मॉड्यूल में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा, आ जाओ। अब जिस स्ट्रैंड से आरएनए ना बने उससे ये बोलो, ठीक है? और ये हमेशा 5 से 3 रीड करेगा, ये हमेशा 5 से 3 रीड करेगा। और सुनो सुनो सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड, डीएनए स्ट्रैंड जिससे आरएनए ना बने उसे बोलते हैं सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। ये और ये क्या रीड करेगा? ऑलवेज रीड 5 से 3 डायरेक्शन, ऑलवेज रीड 5 से 3 डायरेक्शन, 5 से 3 डायरेक्शन रीड करेगा। और सुनो, आपके दिमाग में यह भी चलना चाहिए, रुक जाओ सब बता रहा हूं, आपके दिमाग में यह भी चलना चाहिए कि सर जो काम नहीं कर रहा, आरएनए नहीं बना रहा, है ना? क्या बोल रहा हूं कि जो स्ट्रैंड आरएनए नहीं बना रहा, जो बना रहा है उसे आप, जो नहीं बना रहे उसे अच्छा अच्छा बोल रहे हो, सेंस कोडिंग। और जो बना रहा है उस बेचारे को एंटी सेंस नॉन कोडिंग बोल रहे हैं अश्विन, है ना? तो ये क्यों? तो सुनो मेरी बात, इसको सेंस या कोडिंग पता है क्यों बोलते हैं? इस स्ट्रैंड का कहना है, इस स्ट्रैंड का कहना है कि अगर आपको जानना है कि कौन सा आरएनए बनेगा, तो इसका कहना है मुझे देख लो, मुझे देख लिया मतलब आरएनए देख लिया। कैसे? आ जाओ देखो, ए बस टी की जगह यू होगा और सेम होगा, ए टी की जगह यू, जी सीजीसी, जीएजी, देख लो। तो ये स्ट्रैंड सेंस देता है कि कौन सा आरएनए बनेगा। इस स्ट्रैंड का कहना है मुझे देख लिया मतलब आरएनए देख लिया, बस मेरे में जहां जहां टी है वहां वहां आरएनए में यू होगा, बस। समझे क्या? ये मतलब है बच्चों। मतलब सेंस या कोडिंग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जानकारी देता है आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। तो लिखूं, सीक्वेंस इज लाइक, सीक्वेंस ये सब एनसीईआरटी है, इज लाइक आरएनए except that it has क्या? थाइमीन in place of यूरासिल, थाइमीन होगा in place of यूरासिल, बस इतना ही अंतर है, नहीं बिल्कुल आरएनए जैसा सीक्वेंस होता है। ठीक है भाई? ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब पता है आप लोग को डाउट क्या है भाई? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ये सब की बातें अभी नहीं करो,
अब सुनो मेरी बात, अब आपको डाउट ये आना चाहिए, सर 3 के सामने 5 है, 5 से 3 आरएनए बन गया। सर माना कि 5 के सामने 3 है, 3 से 5 आरएनए नहीं बन सकता। लेकिन सर अगर 5 इधर है तो 3 इधर है, तो 3 के सामने 5, 5 से 3 बना दो ना सर आरएनए। नहीं बनेगा। क्यों? भूल गए क्या? क्या याद करो, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इधर प्रमोटर है, जिधर से आरएनए बनना शुरू हो रहा है, इधर टर्मिनेटर है, जिधर से आरएनए बनना बंद होना है। अब मैंने बोला कि नीचे वाला स्ट्रैंड 3 से 5 है, ऊपर वाला मान लो 5 से 3 है। तो मैंने बोला प्रमोटर इधर है, इधर से आरएनए बनना शुरू होगा, उधर से बंद होना है। तो भाई आरएनए तो इसी डायरेक्शन में बनना है, और इसी डायरेक्शन में बनना है, तो 3 है इधर, तो 3 से 5, 5 से 3 इससे बन जाएगा, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। सही है। लेकिन इधर 5 के सामने 3 है, अब 3 से 5 तो आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए इसी डायरेक्शन में बन सकता है। आप बोल रहे उधर से बना लो, अरे भाई टर्मिनेटर की तरफ से थोड़ी बना सकता हूं, समझे? हां, क्लियर होना चाहिए। सबका क्लियर होगा ना डाउट? ये है, उधर टर्मिनेटर है भाई, उधर से नहीं शुरू कर सकते, जहां से प्रोसेस स्टॉप होना है वहां से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, तो ये मामला था बच्चों। अब हां, अब आपको एनसीईआरटी में देखो, ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में जो सेकंड पैराग्राफ है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी ने बोला है दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनने का सिस्टम क्यों इवॉल्व नहीं हुआ? अरे भाई टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट ही ना लाते, तब तो दोनों तरफ से बना सकते थे ना। तो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्यों नहीं बनाना पसंद है? तो एनसीईआरटी ने 2 रीजन दिए हैं, 2 रीजन दिए। क्या क्या है आइए देखते हैं। बच्चों एक स्ट्रैंड से तो आरएनए बना लिया आपने, ठीक है। देखो जरा, अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनाओगे, ऐसे करते हैं, रुक जाओ मैं बताता हूं। ऐसा करते हैं, इस स्लाइड को रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले में देखते हैं, जिस स्ट्रैंड से आरएनए बने वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिससे ना बने वो सेंस या कोडिंग। और इधर प्रमोटर है, उधर टर्मिनेटर है, तो स्टार्ट तो इधर से ही करना है। प्रमोटर की तरफ से स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर की तरफ स्टॉप होगा, तो बनना तो इसी डायरेक्शन में है। 5 से 3 ही बन सकता है, तो 3 के ऊपर 5, 5 से 3 बना लो। लेकिन यहां तो 5 के सामने 3, 3 से 5 नहीं बन सकता, इसलिए इससे आरएनए नहीं बनेगा। अच्छा चलो अगली स्लाइड लेकर आता हूं, उसमें बात करता हूं मैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनाए जाते। आ जाओ, ये देखो भाई, इधर आओ। मान लो ये स्ट्रैंड 3 से 5 है, ये स्ट्रैंड 5 से 3 है, ठीक है। तो इधर मान लो था टी ए सी जी टी सी, ऐसे कुछ भी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहां है, ए टी जी सी जी सी सी, टी का ए और सी का जी, यही है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं दोनों स्ट्रैंड से आरएनए, मान लो टर्मिनेटर का कॉन्सेप्ट ना होता, दोनों से आरएनए बनाते, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मान लो इससे 5 से 3 आरएनए बनाता, तो टी के सामने ए के सामने यू, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी। ये बन गया बच्चों 5 से 3 आरएनए, 5 से 3 आरएनए बन गया। अब मैंने बोला इधर 5 है, इधर 3, तो 3 इधर है, तो 5 से 3 इसमें भी आरएनए बना लो, 5 से 3 इधर भी आरएनए बना लो। अगर टर्मिनेटर ना होता तो आरएनए तो इससे भी बना लेते। क्या बनता? जी के सामने क्या लगता? सी, जी के सामने क्या लगता? सी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी। लो बन गया 5 से 3। बनता नहीं है, हम एज्यूम कर रहे अगर बनता तो क्या होता। अब देखो ना बच्चों, 2 आरएनए बन गए। अब देखो देखो ध्यान से देखना, प्रोटीन इसी पर बनता, तो सोचो पहला कोडॉन क्या है इधर? AUG,
आरएनए में पहला कोडॉन क्या है? AUG, दूसरा है CGC। इधर पहला, सॉरी एक सेकंड, ये आरएनए जो बना है, ए के सामने क्या लगेगा? इसमें यू लगेगा ना। आरएनए बनते समय ए के सामने यू लगेगा। डीएनए थ्रेड बना रहे थे अपन, ठीक है, तो ए के सामने यू। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आरएनए बनाते 5 से 3 तो ये ऐसे बनता 5 से 3, सही है, 5 से 3 ऐसे बनता भाई। जी के सामने सी, ए के सामने यू, सी के सामने जी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने यू, दोनों आरएनए बन गए, ठीक है ना। हाँ चलो अब आ जाओ, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैं बोल रहा हूं पहला कोडॉन क्या होता? AUG, लेकिन इधर पहला कोडॉन क्या? 5 से 3 ही पढ़ना है, तो पहला कोडॉन इधर क्या होता है? CUG। पहले इधर AUG, उधर CUG, अलग अलग कोडॉन। इधर CGC, इधर GCG, कोडॉन अलग है। तीसरा कोडॉन CAG, इधर तीसरा कोडॉन CAU। अरे भाई कोडॉन ही अलग है तो अमीनो एसिड अलग लगेंगे ना, अमीनो एसिड अलग लगेंगे, समझ गए। अब जब अमीनो एसिड अलग लगेंगे तो प्रोटीन भी अलग बनेगा। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, डीएनए का एक टुकड़ा है, अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनाता तो 2 अलग अलग आरएनए बनते, 2 अलग अलग प्रोटीन बनते। सोचो, मैं मान लो इस डीएनए के टुकड़े को इंसुलिन जीन कह रहा हूं, इस डीएनए के टुकड़े को क्या बोल रहा हूं? इंसुलिन जीन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इंसुलिन जीन बोल रहा हूं, ठीक है। क्यों बोलता हूं? क्योंकि एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, उस आरएनए से इंसुलिन हार्मोन बन जाता है, ठीक है। सोचो अगर दूसरे स्ट्रैंड से भी कोई प्रोटीन बनने लगे, फिर तो मैं इसका नाम ही नहीं दे सकता इंसुलिन जीन, क्योंकि उससे तो दूसरी प्रोटीन भी बन रही है, तो नाम तक ना दे पाता इस जीन का। इसी को एनसीईआरटी कहती है कि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना तो 2 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, एक ही डीएनए सेगमेंट से 2 अलग अलग प्रोटीन। दिस वुड कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। क्या कर देगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्या मतलब है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का मतलब है डीएनए से आरएनए, प्रोटीन बनना। ये जो सिस्टम है ये कॉम्प्लिकेट हो जाता। मतलब एक ही जीन से 2 प्रोटीन, तो जीन का नाम भी नहीं दे सकता कि ये इंसुलिन जीन है, क्योंकि वो इंसुलिन प्रोटीन के साथ कोई और भी बना रहा है प्रोटीन, तो नेमिंग तक नहीं कर सकते थे। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का जो सिस्टम है, ये डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनाना, ये कॉम्प्लिकेट हो जाता, एक वजह। और दूसरी वजह बच्चों, अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनते एक ही समय पर, तो देखो ना इधर आओ, दोनों आरएनए एक ही समय पर बनते, तो चलो हरा वाला बना रहा हूं अभी, हरा वाला क्या है? एमआरएनए, AUGCGCCAG। अच्छा, दूसरा ऑरेंज वाला, दूसरा UACGCGGUC, लो बन गया। अगर दोनों स्ट्रैंड से, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों स्ट्रैंड क्या बोल रहा हूं, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए एक ही समय पर बनता, तो देखो ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो फिर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, CG GC CG GC GC UA CG। अरे ये तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया बच्चों, तो इससे राइबोसोम नहीं जुड़ेगा। राइबोसोम तो केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से जुड़ सकता है। राइबोसोम किससे जुड़ सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से। ये तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो राइबोसोम जुड़ेगा ही नहीं, मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो एनसीईआरटी कहती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्यूटाइल हो गई, मतलब यूजलेस हो गई, व्यर्थ हो गई भाई, बेकार हो गई ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन क्यों कराया था? ताकि आरएनए प्रोटीन बने, लेकिन ये तो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, तो यूजलेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन कराना। सेकंड पैराग्राफ के अंत में आखिरी के 2 शब्दों में देखना लिखा होगा, एक्सेस फ्यूटाइल 1, एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम फ्यूटाइल 1। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस। तो फिर से मैं बोलता हूं, नयन ध्यान दे ले, फोकस कर ले भाई। क्या
दो बातें, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा तो दो अलग अलग आरएनए बनेंगे, दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो ये जो डीएनए आरएनए प्रोटीन बनना है, ये सिस्टम पूरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना तो एक दूसरे एक ही समय पर बना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड हो गए। अब राइबोसोम नहीं जुड़ेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। सही है। अब प्रोटीन नहीं बना तो ट्रांसक्रिप्शन कराना फालतू हो गया। ये सब एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता है। ठीक है। अरे डीएनए के साथ बॉन्ड बनता है तो बाद में अलग हो जाएगा ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में देख लेना बच्चे। ठीक है। हां, तो ये सेकंड पैराग्राफ ट्रांसक्रिप्शन का था, वो डील हो गया। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ले चल रहा हूं, पता है कहां? अब मैं लेके चल रहा हूं आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर। ठीक है, आ जाइए। कहां चल रहा हूं? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर। देखो जरा बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बच्चों, प्रोकैरियोट में नहीं, एक जीन से दो प्रोटीन नहीं बनेगी बच्चे यहां पर, है ना। अच्छा, ये अलग चीज हो गई। आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये प्रोकैरियोट में एक ही तरह का है। प्रोकैरियोट में केवल एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है। और ये सिंथेसाइज करेगा, बनाएगा ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज दैट सिंथेसाइजेस ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में बच्चों एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। वो अकेले अपने दम पर सारे तरह का आरएनए पॉलीमरेज, जो एक आरएनए पॉलीमरेज, वो हर तरह के आरएनए बनाएगा। कहां? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अच्छा, बात रही यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट में एक ही तरह का है। यूकैरियोट में, ठीक है, ध्यान देना, यूकैरियोट में, अरे भाई एनसीईआरटी में तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। यूकैरियोट में बच्चे तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज है। कहां? पूरी जानकारी रखो। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है यूकैरियोट में। कहां? न्यूक्लियस में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में आरएनए पॉलीमरेज अलग से है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो आरएनए पॉलीमरेज है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग है। तो ऑर्गेनल वाले आरएनए पॉलीमरेज अलग कर दो। न्यूक्लियस में 3 तरह के, तो एनसीईआरटी लिखती है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस। अब ब्रैकेट में लिखती है इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज ऑफ ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो आरएनए पॉलीमरेज, उसको छोड़ दो, उसे नहीं गिनना है। उसको छोड़कर न्यूक्लियस में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है। अब वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, यूकैरियोट में जो पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये क्या बनाता है? ये सिंथेसाइज करता है। ये सिंथेसाइज करता है क्या क्या? 28 एसआर आरएनए, 18 एसआर आरएनए और 18 एसआर आरएनए और 5.8 एसआर आरएनए। कहां? इन न्यूक्लियोलस। याद करना है बच्चों, ये मैच द कॉलम में आ जाता है कौन क्या बनाता है। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये क्या बनाता है? ये बनाता है बच्चों एचएनआरएनए। पूरा नाम जानते हो? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए।
एचएनआरएनए बनाता है, या बोलो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्री एमआरएनए बनाता है। कहां बनाता है याद रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। सर ये एचएनआरएनए क्यों नाम दिया, खैर आपको पता है, ये याद है आपको, हमारा जो आरएनए है, जो एमआरएनए बन रहा है, उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों है, इसलिए फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों मिक्स है। याद है, फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन, तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट मिक्स्ड है, इसलिए हेट्रोजीनस कह रहे हो। अब क्योंकि न्यूक्लियस में बन रहा है तो न्यूक्लियर हो गया आरएनए। अब जब नॉन फंक्शनल पार्ट हटा दोगे तो बन जाएगा फंक्शनल आरएनए, उसे एमआरएनए कहने लगेंगे, इसीलिए तो इसे प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए कह रहे हैं। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए का यही मतलब है कि भाई इसी का नॉन फंक्शनल पार्ट हटा दोगे तो बन जाएगा फंक्शनल एमआरएनए। सही है, कहां बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। बात रही आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये जो बचा रह गया है वो आरएनए बनाएगा। कौन कौन सा बचा है, 5S आरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए इन न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोलस में काम करेगा, बाकी दोनों आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म में काम करेंगे। सही है। अब बात रही सिस्टोन उस्टोन सब आ जाएगा, काहे को टेंशन लेते हो, है ना, अभी इंतजार करो, सब आएगा एक एक करके। क्या क्या बनाएगा, 5S आरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए। सर ये एसएनआरएनए नहीं बताया था आपने, हाँ बिल्कुल नहीं बताया था, अब बताऊंगा, और इसका डिटेल स्प्लाइसिंग जब पढ़ोगे तब आएगा। सुनो, इसका पूरा नाम है बच्चों क्या, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एसएनआरएनए का पूरा नाम क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अरे छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े, छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े जो न्यूक्लियस में मिलते हैं, छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े जो न्यूक्लियस में मिलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। सर काम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। अरे तो जब स्प्लाइसिंग पढ़ाऊंगा तो देख लेना। अरे स्प्लाइसिंग में ये एंजाइम का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के बारे में। क्या लिखूं, स्मॉल साइज्ड आरएनए, स्मॉल साइज्ड आरएनए फाउंड फ्रीली इन न्यूक्लियस। कहां मिलेगा, न्यूक्लियस में छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े मिलते हैं। एंड काम क्या करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग जब पढ़ोगे तो देख लेना। स्प्लाइसिंग तो पता है ना सबको, इंट्रॉन हटाते हैं, एक्सॉन्स जोड़ते हैं, इंट्रॉन्स हटाते हैं, एक्सॉन जोड़ते हैं, दैट इज स्प्लाइसिंग, राइट। ओके, मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है याद रखना है, कहां बनाता है, न्यूक्लियोलस में। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएनआरएनए बनाता है, कहां, न्यूक्लियोप्लाज्म में। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है 5S आरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, कहां बनाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। एसएनआरएनए क्या है, छोटे साइज का न्यूक्लियर आरएनए, छोटे साइज के न्यूक्लियस में आरएनए बिखरे पड़े रहते, उन्हीं को बोलते हैं एसएनआरएनए। काम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। जब अगली क्लास में स्प्लाइसिंग पढ़ोगे तो देख लेना, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, एंजाइम का वहां पर। सही है बच्चों, एनसीईआरटी ने लिखा है, वो इधर देखना, एनसीईआरटी ने लिखा है देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इन यूकैरियोट्स। मतलब समझे क्या, मतलब समझे क्या, पानी पी लेता हूं यार, क्या मतलब है ये बताओ। अश्विन बोल रहा है मुझे नहीं पता, सब पता चल जाएगा। अगली क्लास में स्प्लाइसिंग भी पढ़ाऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देख ही लेना, अभी पढ़ोगे, फिर ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे और बढ़िया लेवल पर पढ़ेंगे। और ये जो पढ़ रहे हो ना, आपको एमबीबीएस में भी काम आएंगे, जेनेटिक्स वहां भी काम आती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
कई लोगों ने जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। कई लोगों ने जवाब दिया और बिल्कुल सही दिया है। क्या? कि प्रोकैरियोट में हर तरह आरएनए बनाने का बोझ एक आरएनए पॉलीमरेज पर डाल दिया। जो भी करना है तुझे ही करना है, लेकिन हमारे में मिलजुल कर काम होता है कि थोड़ा तू कर ले, थोड़ा तू। सही है, यही है डिवीजन ऑफ लेबर, मिलजुल कर काम हो रहा है। 5s आरआरएनए क्या है? ओ भाई क्या कर रहा है यार? आरआरएनए के टाइप है, पिछली क्लास में जा, वहां पढ़ाया था। ठीक है मोमिन। अच्छा, आदित्य बोल रहा है श्रम विभाजन, बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सुनो, तो हमें प्रोसेस किसका पढ़ना है? प्रोकैरियोट का। तो हमें प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिटेल में देखना है। आ जाओ, क्या बताने जा रहा हूं? प्रोकैरियोट में एक आरएनए पॉलीमरेज है, उसी के बारे में बता रहा हूं, ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, क्या बता रहा हूं? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता यह है बच्चों, प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, उसमें आरएनए पॉलीमरेज और एक सेकंड ये भी हटा देता हूं, ध्यान देना बच्चों, है ना। आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम से जुड़ता है सिग्मा फैक्टर। क्या जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर। क्या बन जाता है? आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ठीक है। बच्चों क्लास नोट्स जो नहीं आए हैं वो कल आ जाएंगे, बोल दिया गया है, ऊपर बैकएंड से मैसेज करवा लिया है तो उन्होंने बोला है कल आ जाएंगे। मीत आपके भी कमेंट दिख रहे हैं। अच्छा देखो बच्चे, प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज ये है। बात रही कोर एंजाइम। बच्चों ये जो कोर एंजाइम होता है ना, ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। किसका बना है? 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। देखो जरा, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक बीटा डैश पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ओमेगा पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे जैसे आपका हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है ना, उसी तरह ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है और जुड़ता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा के जुड़ जाता है कुछ इस तरह से। देखो ये 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक बीटा डैश पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ओमेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये देखो आकर जुड़ गया सिग्मा फैक्टर। तो बन जाएगा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। सही है? नहीं 2 बीटा नहीं बच्चे, एक बीटा डैश है, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। अच्छा अब बात आई काम क्या करते हैं, ठीक है चलो। अच्छा सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? अभी बताया था ना बच्चों कि डीएनए में प्रमोटर है जहां से आरएनए बनना आगे शुरू होगा, टर्मिनेटर है जहां से बनना बंद होगा। सही है? तो मैं ये बोल रहा हूं सिग्मा फैक्टर का काम होता है ढूंढना प्रमोटर, और जब प्रमोटर मिल जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा ये रहा प्रमोटर, चल जुड़ जा। ये काम है इसका। सही है? तो सिग्मा फैक्टर बच्चों क्या कर रहा है? हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर को पहचानेगा, फिर पहचानने के बाद हेल्प करेगा किसकी? आरएनए पॉलीमरेज की। हेल्प आरएनए पॉलीमरेज किसमें? टू बाइंड टू प्रमोटर। यह है सिग्मा का काम बच्चों। सिग्मा फैक्टर का काम है आरएनए, बिल्कुल आरएनए पॉलीमरेज को क्या काम है इसका? प्रमोटर खोजना और प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज को जुड़वाना। सही है? सिग्मा हो गया। सही है। अब बात रही ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है? तो सुनिए, थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था डीएनए खोलने का काम। ओ भाई सिग्मा फैक्टर, जितने भी फैक्टर बच्चे आज से लेकर ट्रांसलेशन तक पढ़ाऊं, हर एक फैक्टर प्रोटीन है, हर एक फैक्टर प्रोटीन होगा। ठीक है।
अब बच्चों शुरुआत में एक बच्चा पूछ रहा था ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए क्या हेलिकेज खोलेगा? नहीं, नीट में सवाल आ चुका है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए कौन खोलता है? आरएनए पॉलीमरेज खुद। सही है। और एनसीईआरटी में भी लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और डीएनए खोलेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पर, और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा ये, और 5 से 3 आरएनए बनाएगा। ये काम है इसका। क्या क्या किया इसने एक बार देखो, ध्यान देना भाई, बिल्कुल स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, क्या क्या काम करता है? पहला, अनवाइंड करेगा द डीएनए, अनवाइंड करेगा द डीएनए डबल हेलिक्स। कैसे? बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर डीएनए खुद ये खोलेगा, पहला काम। सही है, डीएनए खोलेगा। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, मतलब आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाना स्टार्ट करेगा। और तीसरा, हैज 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी है इसके पास। मतलब ये कि ये सिंथेसाइज करेगा आरएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन। 5 से 3 डायरेक्शन में आरएनए बनाएगा। ठीक है बच्चे, ये अलग है। वो जो वहां पढ़ा है ना कोफैक्टर, ये कोफैक्टर नहीं है। ठीक है, ये कोफैक्टर नहीं, वो अलग चीज होती है। और कोफैक्टर वो अलग है, उसका अलग है। हम जब प्लांट फिजियो के बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये तो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम, ये बोले आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या करता है? प्राइमर की जरूरत नहीं है, चिंता ना करो, सब दिख जाएगा बच्चे, इंतजार करो इंतजार करो। क्या बोल रहा हूं? डीएनए खोलने का काम खुद करेगा, आरएनए बनाना शुरू यही करेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है राहुल, ऑलराउंडर। एक शब्द में, डीएनए खुद खोलेगा, ट्रांसक्रिप्शन खुद शुरू करेगा, और 5 से 3 आरएनए बनाएगा। ठीक है बच्चे, नोट्स प्लस एनसीईआरटी टेस्ट के लिए यही होगा। ठीक है बच्चे, हेलिक्स में, हेलिक्स के अंदर 2 स्ट्रैंड आते हैं डीएनए के, ऐसे बोल सोनम। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर हो गया। बच्चों एक और फैक्टर आता है, रो फैक्टर। अरे जैसे प्रमोटर ढूंढने में कौन मदद कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। उसी तरह टर्मिनेटर खोजने में मदद करता है रो फैक्टर। लेकिन वो एटीपी डिपेंडेंट है बच्चों, एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। रो फैक्टर अगले पेज में बता देता हूं, लिख देता हूं। मतलब देखो, रो फैक्टर, रो फैक्टर जो है बच्चों, जैसे सिग्मा फैक्टर है ना, अरे आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जुड़ा तो ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा। तो रो फैक्टर एटीपी डिपेंडेंट है बच्चों, एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा। और सुनो सुनो सुनो, ये एक आरएनए से जुड़ने वाली प्रोटीन है। ये आरएनए से जुड़ता है बच्चों, कैसे जुड़ेगा बताऊंगा प्रोसेस के अंदर। इट इज आ आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन है जो आरएनए से जुड़ता है। और करता क्या है ये? हेल्प आरएनए पॉलीमरेज इन रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेटर। टर्मिनेटर खोजने में आरएनए पॉलीमरेज की मदद करता है। ठीक है, आत्मनिर्भर। ठीक है भाई, रो फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गए एंजाइम से रिलेटेड हो गया, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज। अब बच्चों हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सुनो जरा, मामला यह है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में कोई दम नहीं है। अगर आपको रेप्लिकेशन आ गया ना, तो उसकी समरी से ही ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म हो जाएगा। बस वहां दोनों स्ट्रैंड से बनते थे, यहां एक स्ट्रैंड से बनेगा। वहां डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगते थे, यहां आरएनए के लगेंगे। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मेन जो टॉपिक है बच्चों दिमाग में बैठाने वाला, वो है अगला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो पूरा फोकस करना है आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझने में। सही है। रो फैक्टर बच्चे आरएनए से भी जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज से भी जुड़ेगा। चिंता ना करो, सब बताऊंगा मैं, प्रोसेस आने दो। ठीक है मोमिन, क्या रिपीट करना है? यही ना कि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की मदद करेगा प्रमोटर खोजने में, ये मदद करेगा टर्मिनेटर खोजने में।
ठीक है युवराज, कोई बात नहीं, आज लाइव देख सकता है। आज नया टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ अब। तो मेन टॉपिक जो है यहां वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तगड़ी बात होने वाली है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? अरे डीएनए का वो टुकड़ा जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का वो टुकड़ा जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। पता है इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा? एक प्रमोटर, क्या इंक्लूड करेगा? एक प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर, ये तीनों मिलाकर कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सही है? ठीक है भाई, अब सुनिए मेरी बात। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की एनसीईआरटी ने, सुनो सुनो जरा, बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना। मामला यह है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैं अगली स्लाइड में बनाकर ही दिखाऊंगा, ये यहां पर बता दूंगा कुछ। देखो, मान लो डीएनए के ये दो स्ट्रैंड है, डीएनए के ये दो स्ट्रैंड है। मान लो मैं अभी ऊपर वाले, अरे किसी भी स्ट्रैंड को 3 से 5 लिख दूं, ऊपर वाले स्ट्रैंड को 3 से 5 लिख रहा हूं और नीचे वाले स्ट्रैंड को 5 से 3 लिख रहा हूं। याद है जो 3 से 5 स्ट्रैंड है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, आरएनए बनता है इससे, और 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। बच्चों यहां पर होता है प्रमोटर, यहां पर होता है प्रमोटर, और प्रमोटर यहां पर होता है टर्मिनेटर, जहां से प्रोसेस बंद होना है, आरएनए बनना बंद होना है। और बीच का ये जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, आ जाओ बच्चों, ध्यान से सुनो। अब पता है ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू होता है? अरे ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू होता है? जहां से प्रमोटर खत्म हो रहा है, इसके जस्ट बगल से, ये एनसीईआरटी ने लिखा है यहां पर, प्रमोटर जहां से खत्म होगा वहीं से आरएनए बनना शुरू होगा। यह है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगा। सही है? अब बात आती है बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी कहती है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो रेप्लिकेशन यूनिट नहीं डिफाइन किया था आपने? डिफाइन किया था क्या? नहीं। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया था तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन कर रहे हो। क्यों भाई? क्यों भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्यों डिफाइन कर रहे हो? तो एनसीईआरटी ने फर्स्ट पैराग्राफ में, ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ एक्सप्लेन किया, आगे मेरे से सुन लो फिर पढ़ना। आ जाओ इधर बच्चों। एनसीईआरटी लिखती है, पिछले पेज में जा रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है जब डीएनए रेप्लिकेशन होना होता है ना, तो एंटायर डीएनए इज रेप्लिकेटेड, डुप्लीकेटेड। जब सेल का डीएनए रेप्लिकेशन, सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो सेल के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आरएनए बनने की बारी आती है तो डीएनए के कुछ टुकड़े से आरएनए बनेगा, कुछ से नहीं बनेगा। इससे आरएनए बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है। तो जरूरत पड़ गई ना क्या कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन करो, ताकि पता चल सके डीएनए का कौन सा हिस्सा और कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है और कौन सा नहीं बना रहा है। समझे? तो एनसीईआरटी लिखती है फर्स्ट पैराग्राफ के आखिरी में, बच्चों आप पढ़ लेना, वहां पर लिखा होगा, वहां लिखा है दिस नेसेसिटेट्स, दिस, क्योंकि पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता, कुछ स्ट्रैंड से बने, कुछ हिस्से से बनेगा और वो भी एक स्ट्रैंड से बनेगा। दिस नेसेसिटेट्स मतलब ये जरूरी कर देता है क्या? डिफाइनिंग द बाउंड्रीज, बाउंड्री डिफाइन करना, दैट वुड डिमार्केट। डिमार्केट का हिंदी में मतलब लिख लेना, पहचान करना, इंग्लिश में लिमिट करना। डिमार्केट मतलब लिमिट, या फिर बोलो
पहचान करना। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्योंकि कुछ हिस्से से आरएनए बनेगा और वो भी एक स्ट्रैंड से बनेगा, ये जरूरी कर देता है कि हम डिफाइन करें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ताकि हम डिफाइन कर सके बाउंड्री, एरिया बता सके, रीजन बता सके, डीएनए कौन से रीजन से आरएनए बनता है और कौन से स्ट्रैंड से बनता है। इसलिए हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन करते हैं। यस और नो, पढ़ लिया? क्यों डिफाइन कर रहे हो? क्योंकि डीएनए के पूरे स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता, और वो भी एक ही स्ट्रैंड से बनता है, थोड़े थोड़े सेगमेंट से बनेगा, वो भी एक स्ट्रैंड से बनेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम डिफाइन कर दें बाउंड्री, कि भाई ये पहचान हो गई, ये हिस्सा आरएनए बनाता है, ये हिस्सा आरएनए बनाता है, ये हिस्सा आरएनए बनाता है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैंने ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक का एनसीईआरटी के अंदर पहला पैराग्राफ बता दिया, दूसरा पैराग्राफ बता दिया, और बॉटम में देखना हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अरे वो भी तो लिख दिया, मतलब पेज पलट लो। डिमार्केट मतलब पहचान करना या लिमिट करना। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन का पहला पेज तो हो गया, अगले पेज में आ जाओ। और जब अगले पेज में जाओगे ना बच्चे, उसके ऊपर जो लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, वो पढ़ा चुका हूं। देखना उस पेज के बीच में डायग्राम बना है, बनाया गया। और अब इस डायग्राम के नीचे जो लिखा है, एनसीईआरटी ने जो घुमा घुमा के लिखा है, एक एक लाइन समझाने वाला हूं। सही है? अलर्ट होकर समझना, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है। ठीक है, तो उसके नीचे जो भी लिखा है वो समझाने जा रहा हूं। आओ इधर बच्चों, ये प्रोमोटर है, वो टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चरल जीन है। 3 से 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 5 से 3 कोडिंग है। ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगा। ठीक, अब बात आती है, सुनो, प्रमोटर पर ही तो बच्चों आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। तो लिख दो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स हियर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स हियर विद द हेल्प ऑफ किसके? विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर इन प्रोकैरियोट, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर इन प्रोकैरियोट। कोई पूछे यूकैरियोट में तो एंड विद द हेल्प ऑफ, हमारे में पता है किसकी मदद से जुड़ता है? विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर नहीं होता हमारे पास होते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में यहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा प्रोकैरियोट में सिग्मा फैक्टर की मदद से, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मदद से। ठीक है, अरे पूरे में आरएनए क्यों नहीं बनता, भूल गया क्या? लेस देन 2% ऑफ आवर डीएनए इज फंक्शनल, 98% से ज्यादा डीएनए हमारा नॉन फंक्शनल है। ऋतिकेश चिंता ना कर, मैं बताने वाला हूं सब। चलिए आ जाइए बच्चों, अब इधर आओ। एनसीईआरटी में ना डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ है, वहां 2-3 शब्द हैं, उसका मतलब बताता हूं आगे। देखो, एक वर्ड है बच्चों फ्लैंक। नहीं, इधर नहीं लिखता हूं, रुको, अलग से लिखता हूं। एक वर्ड है बच्चों फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब होता है ऑन आइदर साइड, मतलब एक दोनों तरफ। और एक वर्ड है बच्चे वहीं पर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है बिफोर, अपस्ट्रीम का मतलब है बिफोर। एक शब्द है बच्चों डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है आफ्टर। क्या? आफ्टर। तो ये कुछ शब्द है और उसके मतलब है जो एनसीईआरटी में है। सही है? इनहेंसर की बात अभी नहीं करना बच्चा, वो यूकैरियोट में होता है। ठीक है ना, अलग चीज है वो। ठीक है ना, अभी यहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इनहेंसर वर्ड यूज नहीं करना, इनहेंसर अलग चीज है। ठीक है, आ जाओ इधर, अभी अपन इधर की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये डायग्राम देखते जाओ और सुनो। क्या मैं बोल सकता हूं प्रोमोटर, देखिए, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के एक और प्रोमोटर है, दूसरी ओर टर्मिनेटर है। कोई दिक्कत तो नहीं? पहली लाइन, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब स्ट्रक्चरल जीन के एक और प्रोमोटर है, दूसरी ओर टर्मिनेटर है। ठीक, पहला पॉइंट।
एनसीईआरटी है भाई, चाहो तो एनसीईआरटी में मार्क करते रहना। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, आगे सुनो ध्यान से, अभी बहुत कुछ बाकी है बच्चों। मुझसे किसी ने पूछा प्रमोटर कहां है, ध्यान से सुनिएगा, प्रमोटर कहां है, तो मैं बोलूंगी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया प्रमोटर है, सही है। किसी ने पूछा टर्मिनेटर, मैं बोलूंगा ये पूरा एरिया टर्मिनेटर है। लेकिन किसी ने बोला पेन रखो और बताओ प्रमोटर कहां है, पेन रख के बताओ प्रमोटर कहां है, तो मैं बोलूंगा ये रहा। प्रमोटर तो पूरा है, लेकिन लोकेट करने को बोला जाए तो सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड पर लोकेट करेंगे। टर्मिनेटर कोई पूछे पूरा है, लेकिन लोकेट करने को कोई बोले तो कोडिंग स्ट्रैंड पर। कहां लोकेट करोगे? कोडिंग स्ट्रैंड पर, सही है। अरे भाई सिंपल है, टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है ना, जो काम कर रहा है उससे एड्रेस ना पूछो, लोकेशन ना पूछो। लोकेशन किससे पूछो? जो कोई काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार बैठा है। तो जो भी लोकेट करना है, कहां लोकेट करोगे? कोडिंग स्ट्रैंड पर। तो कोई पूछे प्रमोटर कहां लोकेटेड है, तो बोलो एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर कहां लोकेटेड है? प्रमोटर लोकेटेड है एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। बोलूं बिफोर स्ट्रक्चरल जीन, किसके पहले है? स्ट्रक्चरल जीन। तो बिफोर के लिए क्या वर्ड है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बोलो या बोलो बिफोर स्ट्रक्चरल जीन। बिफोर स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर है, ठीक है जी। अब बात रही टर्मिनेटर का है, तो बोल दो टर्मिनेटर 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पर है। डाउनस्ट्रीम बोले तो आफ्टर स्ट्रक्चरल जीन, हां रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड होगा, सब कुछ वहीं लोकेट करेंगे। तो देखो टर्मिनेटर को बोलूं इज लोकेटेड एट 3' एंड, टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट, एक सेकेंड, लोकेटेड एट 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। डाउनस्ट्रीम या बोलो आफ्टर, डाउनस्ट्रीम या बोलो आफ्टर द स्ट्रक्चरल जीन। डाउनस्ट्रीम या आफ्टर स्ट्रक्चरल जीन, सही है जी। तो ये क्रूशियल लाइन है जो भी लिखी है, ठीक है। मलिक अबरार, पूरा प्रमोटर टर्मिनेटर है ये, लेकिन लोकेशन पूछा जाएगा तो सब कुछ कोडिंग में लोकेट करना है। रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्ट्रैंड है, सही है। हां, कोडिंग स्ट्रैंड कुछ बनाता नहीं, लोकेशन बताएगा। तो सुनिए मेरी बात, प्रमोटर कहां लोकेटेड है? 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बिफोर स्ट्रक्चरल जीन। टर्मिनेटर कहां है? एट 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड आफ्टर या डाउनस्ट्रीम स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब आगे सुनो बच्चों, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों है? क्योंकि आरएनए तो इधर से बनना है, आरएनए इधर से बनना है, तो ये 3 है, 3 के नीचे 5, 5 से 3 आरएनए बन जाएगा, इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हो, इससे आरएनए बनेगा। ये 5 है, 5 के नीचे 3, 3 से 5 आरएनए नहीं बन सकता, इसलिए कोडिंग है, सही है ना। अब सुनिए, एनसीईआरटी कहती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और इधर ध्यान देंगे। मतलब यह है बच्चों, अपन लोग ना हर 3 से 5 लिखते हैं टेम्पलेट लिख देते हैं, 5 से 3 लिखते हैं कोडिंग लिख देते हैं, यही लिखते हैं। अब मामला यह है, देखो प्रमोटर डिसाइड करता है कौन टेम्पलेट हर कोडिंग है। एक्चुअली हम गलत तरीके से टेम्पलेट कोडिंग लिख देते हैं, 3 5 लिखा टेम्पलेट, 5 से 3 कोडिंग, नहीं ऐसा नहीं होता। आगे प्रमोटर लिख लो, प्रमोटर लिखने के बाद बताओ कौन टेम्पलेट हर कोडिंग। एग्जैक्टली टेम्पलेट कोडिंग क्या है वो सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। प्रमोटर के पास जिस स्ट्रैंड का 3' है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऐसे बोलना है। प्रमोटर के पास जिस स्ट्रैंड का 3' एंड है वो टेम्पलेट है, और प्रमोटर के पास जिस स्ट्रैंड का 5' है वो कोडिंग है, ये है। प्रमोटर के पास जिसका 3' एंड है वो टेम्पलेट है, प्रमोटर के पास जिसका 5' है वो कोडिंग है। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है भाई, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर
दैट डिफाइन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर से डिसाइड होता है कौन टेम्पलेट कौन कोडिंग। प्रमोटर के पास जिसका 3 डैश है वो टेम्पलेट, प्रमोटर के पास जिसका 5 डैश है वो कोडिंग। भरोसा नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी बोल रही है ऐसा करो, क्या करो कि सब कुछ वही बनाओ, दोबारा सब कुछ वही बनाओ, बस प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दो। समझे? प्रमोटर सब कुछ वही बनाओ, बस प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दो। तो पता है क्या होगा? सब कुछ वही रखना है, प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदलना है। पता है क्या हो जाएगा? जो टेम्पलेट स्टैंड है वो कोडिंग हो जाएगा, और जो कोडिंग है वो टेम्पलेट हो जाएगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जब भी कंफ्यूजन हो ऊपर मीनिंग लिखी है, ठीक है? हां बच्चे, टर्मिनेटर नहीं, जहां से स्टार्ट होता है वहां से बोलो ना यार, जहां से खत्म हो रहा है वहां क्यों जा रहे हो एक्सप्लेनेशन के लिए? तो चलो ये प्रूव तो करना होगा ना, आ जाओ। मैं बोल रहा हूं इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर दैट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, दैट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यह है, इसका प्रूफ यह है कि स्विच कर दो पोजीशन, बाय स्विचिंग पोजीशन ऑफ प्रमोटर विथ टर्मिनेटर। सब कुछ वही रखो, बस पोजीशन बदल दो प्रमोटर टर्मिनेटर की, तो क्या हो जाएगा? टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड बदल जाएंगे। टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड, दोनों बदल जाएंगे। बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रूफ करना होगा। चलो प्रूफ करना होगा इसको, ठीक है? चलो आ जाओ, प्रूफ करता हूं भाई। ये लो देखो बच्चों, पिछले डायग्राम में मैंने इसे 3 से 5 लिखा था, इसे 5 से 3 लिखा था, लेकिन अब प्रमोटर किधर बनाना है? मुझे इधर बनाना है। टर्मिनेटर इधर बनाना है। अभी तक ऊपर वाला स्टैंड क्या था? देखो एक बार देख लो, अभी तक 3 से 5 ऊपर था, लेकिन ऊपर वाले स्टैंड को टेम्पलेट क्यों बोल रहे थे? क्योंकि 3 आरएनए तो इसी डायरेक्शन में बनना है, आरएनए तो इसी डायरेक्शन में बनना है, सही है। लेकिन 3 के नीचे 5 है, तो 5 से 3 आरएनए बन पाएगा, तो आरएनए तो ऊपर वाले से ही बनता था, तो टेम्पलेट। यहां पर 5 के नीचे 3, 3 से 5 आरएनए नहीं बन सकता, तो क्या हो गया? कोडिंग। ठीक है? अरे प्रमोटर में यही लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर की मदद से, ठीक है? प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में किसकी मदद से? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब चलो, अब मैंने सब कुछ वही रखा है, बस प्रमोटर टर्मिनेटर बदल दिया। बच्चों अब देखो ध्यान से, ध्यान से आ जाओ। नहीं ये नहीं, ये अब देखो बच्चों, अभी तक ऊपर वाला टेम्पलेट था, ठीक है? देखो प्रमोटर 5 है, तो 5 इधर है ना, तो 5 के ऊपर क्या होगा? 3। अब बच्चे 3 से 5 आ रहे हैं तो नहीं बनेगा, राइट? लेकिन नीचे वाला 3 है, 3 के नीचे 5, 5 से 3 आ रहे हैं, बनेगा। देखो अभी क्या हो रहा था उधर वाले में। अश्विन ध्यान से पढ़ ले भाई, पढ़ेगा ना तभी नीट निकलेगा, नहीं खिचड़ी पकाता रह जाएगा, ठीक है? हां मैं बोल रहा हूं प्रमोटर इधर है, तो 5 के ऊपर 3, 3 से 5 आरएनए नहीं बनेगा, तो इससे आरएनए नहीं बनेगा, मतलब ये स्ट्रैंड क्या हो गया? कोडिंग स्ट्रैंड। और इस वाले 3 के नीचे 5, 5 से 3 आरएनए बनेगा, तो नीचे वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, तो क्या हो गया? टेम्पलेट। क्या बच्चों पकड़ पाए? देखा आपने, मैंने प्रमोटर की पोजीशन बदली, टेम्पलेट कोडिंग बदल गया ना। अभी तक ऊपर वाला टेम्पलेट था, नीचे वाला कोडिंग था, ऊपर वाला टेम्पलेट, नीचे वाला कोडिंग। अब क्या हो गया? ऊपर वाला टेम्पलेट नहीं, ऊपर वाला कोडिंग हो गया, नीचे वाला टेम्पलेट। तो प्रमोटर की पोजीशन बदलने से, प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदलोगे तो टेम्पलेट कोडिंग दोनों बदल जाते हैं। सही है? बिल्कुल सही है।
अच्छा बच्चों, एनसीईआरटी में जो जो लिखा था, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, प्रमोटर, टर्मिनेटर, जो भी एनसीईआरटी में जो भी लिखा था उस डायग्राम के नीचे सब बोल चुका हूं मैं। एक लाइन बची है, झेल पाओ तो बोल दूं, बोलो। पकड़ लो ना लाइन। देखो एनसीईआरटी में सेकंड लास्ट थर्ड लाइन देखो, सेकंड लास्ट सेकंड थर्ड लाइन देखो क्या लिखा है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस that may be present further upstream or downstream to the promoter। मिला क्या लाइन? अच्छा ठीक है, बोलता हूं। अब समझो जरा, पता है एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस ये जो ये लाइन है एनसीईआरटी को यहां पर एनसीईआरटी को क्या करना था, ये वाली लाइन लैक ओपेरॉन में जाके लिखना था। अब एनसीईआरटी ने यही लिख दिया तो झेलो, अब आपको झेलना है। चलो मैं बता देता हूं। एनसीईआर याद है आपको लैक ओपेरॉन का डायग्राम? लैक ओपेरॉन का डायग्राम याद है? यहां पर यहां पी होता है, यहां आई रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, फिर लैक जेड वाई ए ऐसे होता है ना। तो सुनो सुनो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, प्रमोटर के पहले अब प्रमोटर के बाद कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होते हैं। कहां? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। हाँ तो है तो देखो ना, अरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर तो होता ही है। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन तो होता ही है, राइट। लेकिन प्रमोटर के पहले और बाद में कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं। सही है, कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम, बोले तो बिफोर, एंड डाउनस्ट्रीम, बोले तो आफ्टर द प्रमोटर। अरे तो प्रमोटर के पहले आई जीन की बात कर रहा है, बोले तो रेगुलेटर जीन। अब प्रमोटर के बाद जो है वो ऑपरेटर जीन, इसकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। प्रिब्नो बॉक्स नहीं बच्चे, वो बाद में आएगा, बताऊंगा। सही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रमोटर के अपस्ट्रीम मतलब प्रमोटर के पहले क्या है, आई जीन। प्रमोटर के बाद क्या है, ऑपरेटर जीन। ओ तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब यही है बच्चे, जो रेगुलेट करे। ये प्रमोटर, ऑपरेटर, ये सब क्या करते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये आरएनए प्रोटीन नहीं, ये जो प्रमोटर और ऑपरेटर है, जेड वाई ए जीन का काम होता है ना एंजाइम बनाना। तो जो रेगुलेट करे प्रोसेस को, उन्हीं को बोलते हैं रेगुलेटरी। अभी क्या समझना है कि एनसीईआरटी ने वहां पर किसकी बात की, जहां पर लिखा है रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, उसके ब्रैकेट में क्या जाके लिख दो कि किसकी बात हो रही है, रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन की। बस इतना ही करना है, रेगुलेटर जीन और ऑपरेटर जीन लिख दो वहां पर। ठीक है बच्चों, ये लैक ओपेरॉन की बात थी। अब रुको, ये बात तो हो गई। अब सुनो सर, सब कुछ तो बता दिया, एक चीज रह गई है सर, क्या? स्ट्रक्चरल जीन। तो सुनो ना, सब बताऊंगा। स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जिससे कोई आरएनए बने, कोई सा भी आरएनए बने बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए का वो टुकड़ा जिससे कोई भी आरएनए बने उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो आ जाओ अगली स्लाइड में लिखते हैं कुछ। नहीं यहां पर नहीं आएगा, अगले में लिखते हैं। देखो स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है बच्चों अ सेगमेंट ऑफ डीएनए that synthesizes a segment of DNA that synthesizes any RNA, a segment of DNA that synthesizes any RNA। डीएनए का वो टुकड़ा जो कोई सा भी आरएनए बनाए, डीएनए का कोई भी टुकड़ा जो आरएनए बनाए उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। अब बच्चों ये दो तरह के हैं, दो तरह का स्ट्रक्चरल जीन है। देखो, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक
और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। बच्चे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन ना मोस्टली मिलती है यूकैरियोट। मोस्टली कहां मिलती है? यूकैरियोट में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली मिलती है प्रोकैरियोट में। कहां? प्रोकैरियोट में, या बोलो बैक्टीरिया में। क्या होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक? आ जाओ सुनो। देखो, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि एमआरएनए एक बनेगा और उससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। एमआरएनए एक होगा और उससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, तो बोलो मोनोसिस्ट्रॉनिक। सही है। लेकिन अगर एक एमआरएनए से एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बने, एक एमआरएनए से एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बने, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बने, तो उसे क्या बोलोगे? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सही है। यह है मतलब। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया थोड़ा सा, बाकी भी आगे होगा, लेकिन अभी अभी इतना ही चाहिए यहां पर। क्लियर है? अच्छा, ठीक है बच्चों। अब 2 लाइन और बताना है मुझे। अरे भाई ध्यान से सुनो। हाँ देखो, अरे सिग्मा फैक्टर कैसे पहचानता है? सिग्मा फैक्टर कैसे पहचानता है कि प्रमोटर आ गया? चलो जुड़ जाओ। टर्मिनेटर को कैसे, टर्मिनेटर की पहचान क्या है? तो सुनो, वो इधर सुनना। टर्मिनेटर पे मोस्टली, टर्मिनेटर में बच्चों मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। याद है, उल्टा सीधा एक समान जो होता है, मोस्टली पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होता है। तो वहां से पकड़ में आ जाता है कि ये टर्मिनेटर एरिया आ गया। सिस्ट्रॉन नहीं आया मतलब आएगा ना आगे, क्या टेंशन लेते हो? टर्मिनेटर जो है मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तनवीर, वहां पर मैंने ये लिखा है प्रमोटर के पहले और बाद में कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। लैकोपेरोन के डायग्राम में चले जाओ, देखो प्रमोटर के पहले आई जीन है, अब प्रमोटर के बाद ओ है, तो आई हो गया रेगुलेटर जीन, ओ हो गया ऑपरेटर जीन। तो वो रेगुलेटर और ऑपरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, और उसमें आपको एनसीईआरटी में क्या जोड़ना है? रेगुलेटरी सीक्वेंस के बाद लिख दो क्या, किसकी बात हो रही है? ऑपरेटर जीन और ऑपरेटर जीन और रेगुलेटर जीन। ठीक है। अच्छा बच्चों सुनो, तो टर्मिनेटर की पहचान बता दी मैंने, अब बचा है प्रमोटर की पहचान। प्रमोटर की पहचान, ओ भाई टर्मिनेटर एमआरएनए में होता है बच्चे, वो जो आप बोल रहे हो ना स्टॉप कोडॉन, वो एमआरएनए में होता है, ये डीएनए है अभी। अच्छा श्रेयांश, आज तुझे एक चीज क्लियर करता हूं, पॉलीसोम हैज नथिंग टू डू विथ मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और जिस दिन पढ़ाऊंगा पॉलीराइबोसोम, मुद्दा उठाना, मैं क्लियर करूंगा तुझे। ये गड़बड़ है, तेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। अच्छा सुनो, प्रमोटर की पहचान सुनो फटाफट, फिर अगला पार्ट करेंगे ना यार। क्या है देखो बच्चों, प्रमोटर की पहचान कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से प्रोकैरियोट में -10, मतलब 10 बेस पेयर पहले। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 10 बेस पेयर पहले यहां पर होता है क्या? TA-AT। सही है। और पता है इसको कहते हैं प्रिबनो बॉक्स, क्योंकि प्रिबनो नाम के बंदे ने खोजा था। क्यों? क्योंकि प्रिबनो नाम के बंदे ने खोजा था, इसीलिए सीक्वेंस को कहते हैं प्रिबनो बॉक्स। और इसी को देखकर सिग्मा जान जाता है कि प्रमोटर आ गया और जुड़वा देता है आरएनए पॉलीमरेज को। इसका मतलब यह है बच्चों, जहां जगह मिले वहां तो लिखूं। देखो मैं ये कह रहा हूं, इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर upstream, 10 base pair upstream of transcription start site। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 10 बेस पेयर पहले क्या प्रेजेंट होता है? प्रिबनो बॉक्स इज प्रेजेंट। क्या? एक सेकंड, प्रिबनो बॉक्स इज प्रेजेंट। प्रिबनो नाम के बंदे ने खोजा था, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? प्रिबनो बॉक्स इज प्रेजेंट।
जो कि कितना बड़ा है, विच इज 6 बेस पेयर लॉन्ग, 6 बेस ही तो बनाए थे, विच इज 6 बेस पेयर्स लॉन्ग। और सीक्वेंस क्या है बच्चों, TA ये, ठीक है। अब चलो यूकैरियोट के भी देख लेते हैं। अब यूकैरियोट का भी देखो बच्चे, प्रोकैरियोट में तो 10 बेस पेयर पहले था, ठीक है, और इसी को पकड़कर, नहीं, प्रिमनो बॉक्स को टाटा बॉक्स नहीं कहना है, ठीक है। अब रुको जरा, यूकैरियोट में ना बच्चों ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 20 बेस पेयर पहले, यूकैरियोट में 20 बेस पेयर पहले, पता है क्या होता है, 7 बेस पेयर लंबा TA क्या होता है, TA या होता है TA हां, टर्मिनेटर मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं रिच, बाद में बात करेंगे अमन उसकी, तो अभी हम सिर्फ ये बात करें यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 20 बेस पेयर पहले क्या होता है, TA या TA। पता है इसको किसने खोजा था, हॉगनेस नाम के बंदे ने, किसने, हॉगनेस नाम के, हाँ गोल्डबर्ग हॉगनेस ने, इसीलिए इसे हॉगनेस बॉक्स कहते हैं या टाटा बॉक्स कहते हैं, क्योंकि टाटा वर्ड आ रहा है। प्रोकैरियोट में भी टाटा वर्ड आ रहा था, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने टाटा बॉक्स उसे नहीं कहा, तो हमने भी नहीं कहेंगे टाटा बॉक्स हम किसमें कहेंगे, सिर्फ यूकैरियोट वाले में, प्रोकैरियोट में सिर्फ प्रिमनो बॉक्स कहेंगे, सही है। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ठीक है, देखो आ जाओ, यूकैरियोट का भी लिख देता हूं। इन यूकैरियोट्स में प्रमोटर की पहचान कैसे होगी, ये सीक्वेंस देखकर, 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम मतलब बिफोर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, 20 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट क्या प्रेजेंट होता है, हॉगनेस बॉक्स या बोलो टाटा बॉक्स। हॉगनेस तो नाम था बंदे का, और टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में सिर्फ प्रिमनो बॉक्स बोलेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने वर्ड यूज नहीं किया। टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट विच इज 7 बेस पेयर लॉन्ग। कितना बड़ा है ये, 7 बेस पेयर लंबा है। सीक्वेंस क्या है, या तो TA या TA एक सेकंड, या TA तो टाटा आ रहा है ना, इसलिए टाटा बॉक्स। अरे आ तो प्रोकैरियोट में भी रहा है, लेकिन नहीं यूज हुआ तो नहीं बोलेंगे, सही है। तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, प्रोकैरियोट में प्रमोटर की पहचान TA, यूकैरियोट में TA या TA देखकर, नहीं कंफ्यूज ना हो, मैं आसान करता हूं, अभी लॉग आउट करने के पहले याद हो जाएगा। चलो, प्रोकैरियोट में 10 बेस पेयर पहले, प्रोकैरियोट में 10 बेस पेयर पहले होता है प्रिमनो बॉक्स, जिसका सीक्वेंस है टाटा एट, और हमारे में है टाटा टेट। उनमें है टाटा एट, हमारे में है टाटा टेट या टाटा, राइट। उनमें है टाटा एट, हमारे में है टाटा टेट, या टाटा लिखो और ए लगाते जाओ जब तक 7 ना हो जाए, समझ गए। तो बच्चों इनका काम क्या है, अरे इन्हीं को देखकर आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट में सिग्मा फैक्टर पहचान लेगा कि प्रमोटर आ गया, चल आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जा, और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इन्हीं को देख के पहचान लगेगा, प्रमोटर आ गया, चल जुड़ जा, सही है। तो बच्चों ये था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रोकैरियोट में बता दिया, ठीक है, और यूकैरियोट में भी बता दिया। अब मालिक बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन आज कुछ और सोच रखा है, आज वो बोलूंगा मैं, ठीक है। बच्चों सुनिए, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरा। पता है अब कहां आ गए हम, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
तीन पार्ट, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, और इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद स्प्लाइसिंग होगा। मतलब अगली क्लास बहुत भारी रहने वाली है, रेप्लिकेशन लेवल की। ठीक है, तो आज तो बच्चों में इस चीज को यहीं रोकता हूं। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चे। पेपर सॉल्विंग की बात अभी नहीं, आप एक बार पेपर दे लो, एक बार पेपर दे लो अपने हिसाब से। सारी बातें मैं करूंगा, एक एक जो आप बोल रहे हो ना सब करूंगा। आज मैं थोड़ा एक जनरल बात करना चाह रहा हूं, फिर अगले राउंड से जो आप बोलते जाओगे वो कराता जाऊंगा। पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, और टेस्ट सिलेबस कहां तक है? आज का टॉपिक आज के नाम पर क्या आएगा? सिर्फ mRNA, बाकी पुराना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आज की बात करते हैं। मंडे को क्लास रहेगी नहीं रहेगी सब आ जाएगा यार, नोटिस में काहे को टेंशन ले रहे हो, पता चल जाएगा। चलिए कलर तो चुन लूं, हरा यूज करता हूं ना। रुको यार, सब आ जाएगा बच्चे, टेस्ट पोर्टल सभी। ओके, तो बच्चों आ जाइए। तो बच्चों आ जाइए, एमकेजी पीडिया फॉर नीट 2026 एपिसोड है 5। बच्चों इसमें मुझे बात यह करनी है, एक जनरल बात करने जा रहा हूं कि अक्सर ड्रॉपर्स जो होते हैं 95% से ज्यादा ड्रॉपर सक्सीड नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं रह पाते। इसकी मेन वजह क्या है वो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि जब शुरुआत के 2-3 महीने का सिलेबस आपका चल रहा होता है तो आपको लगता है अभी थोड़ा सा ही सिलेबस तो हुआ है, थोड़ा सा आगे आगे का पढ़ लूं। अब वो जो आगे आगे का आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से या कहीं से भी, बिल्कुल हल्का हल्का बाहर बाहर पढ़ लिया और आपको लग रहा है बहुत पढ़ लिया। यह सबसे बड़ी गलती है। करना क्या चाहिए आपको? करना यह चाहिए आपको कि जो अभी क्लास में चल रहा है इसी को बार बार दोहराएं। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अरे 10 बार पढ़ो भाई, रॉक स्ट्रॉन्ग करो उसे। 10 बार 20 बार जितनी बार पढ़ना है उसी को पढ़ना है, रॉक स्ट्रॉन्ग करो, ताकि 3 महीने बाद भी आपका इस टॉपिक पर कमांड बना रहे। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम फुली कॉन्फिडेंट, मैं फुल कॉन्फिडेंस में हूं कि मुझे यह टॉपिक आता है। तो आगे रिवाइज भी करना होगा तो कम टाइम लगेगा। तो जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करें। ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिरी में बहुत सारा टॉपिक बचेगा, नहीं भाई, दिसंबर तक में आपके 75% से ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। और अगर ये रूटीन फॉलो करोगे तो 75% सिलेबस आपका रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुका है दिसंबर तक में, बाकी ही तो बचा है, उसी पर फोकस करोगे। समझ में आ गई बात? तो जो अभी चल रहा है बस उसी पर फोकस करना है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में।